हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। हमने जो एंक्लेस बेस्ड 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 3 है। अदर पार्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए ये है कि आपको एवरी पार्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। आप इजीली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उसे सेव भी कर सकते हो। ओके, तो एवरी पार्ट की पीडीएफ दी गई है। आप जो भी क्लास है उसको एंड करने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और जितनी बार आप चाहो उसे रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो एवरी एमसीक्यूज एंक्लेस बेस्ड है। 1000 एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एंक्लेस बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली डिफाइन करना दैट्स नॉट इजी टास्क। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट फॉर वॉच मोर वीडियोज एंड कंप्लीट दिस 1000 एमसीक्यूज सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ पॉसिबल MI myocardial infarction and series of diagnosed tests is ordered. Which blood level should the nurse expect will increase first if the client has had a myocardial infarction? क्वेश्चन में पूछा है एक पेशेंट को MI है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी है उसके थ्रू जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट को वो इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं MI। ओके, तो उस पेशेंट के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट की सीरीज ऑर्डर की है। तो कौन सा जो लेवल है इसमें से हमें सबसे फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नर्स कौन सा एक्सपेक्ट करेगी अगर पेशेंट को क्या है MI है। तो हम क्यों करते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर लें कि पेशेंट को, उसे चेक करके लेवल को कि पेशेंट को MI है, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो कौन सा लेवल हमें सबसे फर्स्ट इंक्रीज देखने को मिलेगा MI के पेशेंट में? ऑप्शन 1 है ALT इज ए एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज, AST इज ए सीरम एस्पिराइड एमिनो ट्रांसफेरेज, जिसे हम क्या बोलते हैं और SGOT भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज SGOT। AST को हम SGOT भी बोलते हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसफिनेज। ओके, और क्या है हमारा थर्ड ऑप्शन है टोटल LDH। LDH को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और फोर्थ है हमारे पास ट्रोपोनिन T। तो फर्स्ट हमारा जो ALT है, ALT क्या होता है, हमें लिवर में फाउंड होता है। ओके, लिवर में फाउंड होता है। तो हमें हार्ट में क्या देखने को मिलती है, इसकी क्वांटिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा लेज़र मिलती है, कम मिलती है, तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सेकंड जो है हमारा AST। AST जो है हमारा, ये क्या होता है MI में 8 आवर के बाद जो है एलिवेट होगा। तो 8 आवर तो काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो हम ये नहीं होगा हमारा। थर्ड जो है टोटल LDH। LDH जो है हमारा, ये कब एलिवेट होता है, 24 to 48 आवर बाद। MI के 24 to 48 आवर बाद हमें एलिवेट देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ये भी हमारा फिर राइट आंसर नहीं होगा। फोर्थ जो है हमारा ट्रोपोनिन T, ये हमें सबसे फर्स्ट MI अगर पेशेंट में है तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एलिवेट देखने को मिलेगा। ओके, सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ट्रोपोनिन T होगा। हमें 3 to 4 आवर के विद इन हमें क्या मिल जाता है, एलिवेट देखने को मिल जाता है। ओके, और कब तक रिमेनिंग रहता है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 10 to 12 डेज, 10 to 12 डेज तक क्या रहता है, ये हमें एलिवेट देखने को मिलता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कितनी टाइम में एलिवेट हो जाता है, तो 3 to 4 आवर में, और कब तक एलिवेट रहता है, 10 to 12 डे में। 10 to 12 डे तक हमें एलिवेट देखने को मिलेगा ये। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ट्रोपोनिन T। ये मोस्ट रिलायबल होता है MI के लिए, इसमें हमें सबसे फर्स्ट देखने को मिलता है। और इसका अगर लेवल पूछा जाता है कभी, तो वो लेस देन 0.2 Ng/ml। ओके, लेस देन 2 Ng/ml, ये क्या होता है, नॉर्मल लेवल होता है ट्रोपोनिन T का। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट कार्डियक मार्कर भी बोलते हैं। ओके, इज ए हाई स्पेसिफिक फॉर MI। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हु हैड ए
MI, myocardial infarction, is in the coronary care unit on a cardiac monitor. The nurse observe ventricular irritability on the screen. What medication should the nurse prepare to administer? तो क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है जो क्या है, MI का है, अभी हमने MI देखा था, वही पेशेंट है। तो वो कहाँ है, कॉर्नरी केयर यूनिट में है। पेशेंट किस पर है, कार्डियक मॉनिटर पे है। नर्स किसके लिए ऑब्जर्व कर रही है, वेंटिकुलर इरिटेबिलिटी के लिए। नर्स ऑब्जर्व देख रही है कि जो स्क्रीन है, कार्डियक मॉनिटर है, उसकी स्क्रीन पर पेशेंट को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वेंटिकुलर इरिटेबिलिटी। तो कौन सी मेडिकेशन नर्स को प्रिपेयर करनी चाहिए एडमिनिस्टर के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, MI का पेशेंट है, अगर उसके जो कार्डियक मॉनिटर हमारा लगा हुआ है, उसकी स्क्रीन पर अगर पेशेंट को वेंटिकुलर इरिटेबिलिटी शो हो रही है, तो कौन सी मेडिकेशन हम देंगे। तो फर्स्ट हमें ऑप्शन दिए हुए हैं डिगॉक्सिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेनॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है फ्रेजनमाइड, लेजिक्स बोलते हैं इसे हम। थर्ड है एमियोडेरोन, जिसे हम कॉर्डेरोन भी बोलते हैं। फोर्थ है नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे हम लेवोफेट भी बोलते हैं। ओके, ये आपके सेकंड नेम है मेडिकेशंस के, इनको याद कर लेना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हम कौन सी मेडिकेशन वेंटिकुलर इरिटेबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। सो हमारा राइट आंसर होगा इसमें थर्ड, एमिडेरोन। ये क्या करती है, वेंटिकुलर जो इरिटेबिलिटी हो रही है उसको कम करती है और पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करेगी। ओके, सो हमारा राइट आंसर 3 होगा। जो हमारे डिगॉक्सिन है, इसे हम डिजिबाइंड भी बोलते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोसाइड भी बोलते हैं हम इसे। विल नॉट करेक्ट द एक्टोपिक बीट्स, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, वेंटिकुलर डिसऑर्मिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो वेंटिकुलर अरिथमिक है, इसमें हमें मोर देन 300 हार्ट बीट देखने को मिलती है। ओके, तो ये हमारा डिगॉक्सिन नहीं करेगा, ये हार्ट फेलियर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नॉरएपिनेफ्रिन भी क्या है, DOC नहीं है हमारी। तो हमें राइट आंसर क्या है, हमारा 3 राइट आंसर होगा। वेंटिकुलर अरिथमिया को ठीक करने के लिए हम एमिडेरोन यूज़ करेंगे, और हमारा जो वेंटिकुलर अरिथमिया है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और हमारी जो एमिडेरोन है ये क्या है, एंटी अरिथमिक ड्रग है। ओके, क्या है, एंटी अरिथमिक ड्रग, एंटी अरिथमिक ड्रग है। ओके, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ओनली यही पूछा है कि जो हमारा वेंटिकुलर अरिथमिया है उसकी DOC पूछी है एक टाइप की, आप कौन सी दोगे। तो एमिडेरोन क्या है, हमारा एंटी अरिथमिक होती है मेडिकेशन, मोस्टली यूज़ करते हैं हम वेंटिकुलर अरिथमिया में, तो हमें यही यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन द नर्स एंड द रैपिड रिस्पॉन्स टीम must keep in mind when caring for a client who had a cardiac arrest। पेशेंट को क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इन्फॉर्मेशन द नर्स एंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो वहाँ पे जो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, जो नर्स है और रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, उनको माइंड में क्या रख के केयर करना है, क्या इनमें से माइंड में रखना है जब पेशेंट की केयर कर रहे हैं। पेशेंट कौन सा है, कार्डियक अरेस्ट का है। ओके, दैट्स हमें ये देखना है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है। कार्डियक अरेस्ट इज अ हार्ट स्टॉप बीटिंग, जो हमारा हार्ट बीट करता है वो स्टॉप हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है एज ऑफ द क्लाइंट, हाउ लॉन्ग द, सेकेंड है हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वॉज एनॉक्सिंग, मतलब पेशेंट को जो ऑक्सीजन लेवल है कितने टाइम तक नहीं गया है, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वॉज एनॉक्सिक। ओके, थर्ड है हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट, जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है उससे पहले कौन सी मतलब हार्ट रेट थी पेशेंट की, कितनी हार्ट रेट थी। ओके, या 4 है इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट हमारा एज कोई इतना मैटर नहीं करती है, प्रायोरिटी पूछी है, और हार्ट रेट जो पहले थी अरेस्ट से पहले, तो वो कार्डियक अरेस्ट के लिए, उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाते हैं बिल्कुल, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वॉज एनॉक्सिक। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट का जो ऑक्सीजन है जो नहीं जा रहा है, अगर एनॉक्सिक है पेशेंट, तो वो क्या करेगा, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज कर देगा। अगर एनॉक्सिक की कंडीशन अब कितने टाइम तक बनी रहती है, तो हमारा ब्रेन डैमेज होने के चांसेस है विद इन, अगर मोर देन
मे बी मोर देन, अगर 4 मिनट तक पेशेंट क्या है, एनॉक्सिक है, तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है हमें, सॉरी, अगर पेशेंट 4 मिनट तक हमारा क्या है, मोर देन 4 मिनट तक एनॉक्सिक है, पेशेंट का ऑक्सीजन कम है वहाँ पे, तो उसे क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, पेशेंट को अगर हम कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है और हम उसे केयर दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यही माइंड में रखना है कि पेशेंट एनॉक्सिक तो नहीं है, क्योंकि मोर देन अगर 4 मिनट तक भी पेशेंट एनॉक्सिक रहता है तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ओके, सो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। आपको एक पेशेंट मिला है जो कि अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है एकदम, और अनरिस्पॉन्सिव है, कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेशेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा है, बिल्कुल उसका जो एलओसी है वो अल्टर है, बिल्कुल अनकॉन्शियस है, आप क्या करोगे। ऑप्शन में है इनिशिएट ए कोड, मतलब आप किसी की हेल्प के लिए पहले कॉल करोगे, या चेक फॉर ए रेडियल पल्स, थर्ड है कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, 4 है गिव फॉर फुल लंग्स इन्फ्लेशन। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। जो ऑप्शंस दिए हैं, जो फोर्थ ऑप्शन दिया है गिव फॉर फुल लंग्स, मतलब 4 फुल लंग इन्फ्लेशन देने हैं आपको। तो ये क्या होते हैं, हम अगर पेशेंट इस कंडीशन में है, अनरिस्पॉन्सिव अनकॉन्शियस है, तो हम 2 लंग्स इन्फ्लेशन देते हैं, वो भी कब, 30 कंप्रेशन के बाद, ठीक है, 30 कंप्रेशन देते हैं, फिर हम 2 क्या देते हैं, फुल लंग्स इन्फ्लेशन देते हैं। जो हमारा CPR होता है 30:2 का रेशियो रहता है हमारा। ओके, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, जो हमारा स्टर्नम है उसे कंप्रेस करना है, तो हम ये नहीं करेंगे, ये हमारा फर्स्ट एक्शन नहीं होगा, स्टर्नम हम बाद में करेंगे। चेक फॉर ए रेडियल पल्स, हम क्या चेक करते हैं, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव हमें फाउंड आउट होता है तो हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, ठीक है, नॉट रेडियल। क्या चेक करोगे, कैरोटिड। और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इनिशिएट ए कोड, मतलब हम समवन हेल्प कॉल करेंगे, मतलब किसी की हेल्प लेंगे सबसे पहले, देन हम क्या करेंगे, कंप्रेस द स्टर्नम, उसके बाद हम आपका 2 फुल लंग्स इन्फ्लेशन दोगे 30 कंप्रेशन के बाद। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इनिशिएट ए कोड, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी की हेल्प लेनी है, हेल्प एंड कार्डियक डिफिब्रिलेटर मस्ट बी अरेंज फर्स्ट। ओके, पहले हम किसी की हेल्प लेंगे, कार्डियक डिफिब्रिलेटर हमें अरेंज करना है, फिर हमें ये सब देखना है। ओके, और रेडियल तो हम देखते ही नहीं है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट admitted to the hospital has edematous ankle, what should the nurse do to best reduce edema of the lower extremities। तो वो एक पेशेंट है, आपके पास आया है, पेशेंट को क्या है, एंकल जो है पेशेंट की, वो उसमें एडिमा हो रहा है, ठीक है, स्वेलिंग है, तो उस एडिमा को कम करने के लिए, वहाँ पे जो फ्लूइड बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट नर्स को क्या करना चाहिए, वो कहाँ है, एडिमा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है। तो हमारे पास ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, 2 है एलिवेट द लेग, या 3 अप्लाई इलास्टिक बैंडेजेस, या 4 डू रेंज मोशन ऑफ एक्सरसाइज। तो हमारा सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, सबसे बेस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जो हमारा लेग है जिसमें हमें एडिमा दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, तो जो हमारा ग्रेविटी है उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ से फ्लूइड वापस बैकफ्लो होगा और हम एडिमा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, जो हमारी एक्सट्रीमिटी है, एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज, प्रमोट वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय ग्रेविटी। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो एडिमा एंकल है उसे हम ठीक कर सकते हैं। ओके, डू रेंज मोशन ऑफ एक्सरसाइज, ये भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा बट लिटिल इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बेस्ट हमें क्या है, एलिवेट द लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is advise a client about the risk associated with the failing to seek treatment of acute pharyngitis
caused by beta hemolytic streptococci. For what health problem is the client at risk? It's a very important question. क्वेश्चन में पूछा है ए नर्स एडवाइस ए क्लाइंट अबाउट द रिस्क, मतलब एक पेशेंट है जिसको क्या है, फेरेंजाइटिस है, उसका ट्रीटमेंट फेल है, मतलब वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाई है. फेरेंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स. वो किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पे बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हुआ है. तो उसका रिस्क फैक्टर के बारे में एडवाइस कर रही है नर्स कि किसके और ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम के, पेशेंट को और क्या हो सकता है अगर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से फेरेंजाइटिस हुआ है, तो उसका और रिस्क क्या हो सकता है पेशेंट को, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम इसमें से हो सकती है. वन है अस्थमा हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, या रे सिंड्रोम हो सकता है. देखो जो हमारा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, ये क्या होता है, स्प्रेड होता है किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू. ठीक है, हार्ट के थ्रू क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है. तो जो हमारा हार्ट के थ्रू स्प्रेड होगा तो ये क्या कॉज करेगा, इजीली हमारा सर्कुलेशन में जाके कॉज करेगा एंडोकार्डाइटिस. ओके, सर्कुलेशन में चला जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा एंडोकार्डाइटिस कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या रिस्क रहेगा, पेशेंट को हमें क्या एडवाइस करनी है एंडोकार्डाइटिस के लिए. और क्या ये अफेक्ट करता है, वॉल ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के वॉल है उनको भी अफेक्ट करेगा. ठीक है, हार्ट ऑफ वॉल, जो हार्ट के वॉल हैं उनको भी क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो हमें सबसे क्या एडवाइस देनी है, अगर पेशेंट बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से फेरेंजाइटिस का क्या किस चीज़ का रिस्क रहेगा, एंडोकार्डाइटिस का. ये रे सिंड्रोम क्या होता है, रे सिंड्रोम क्या होता है, ये एस्पिरिन की वजह से हमें देखने को मिलता है, जो एस्पिरिन टैबलेट होती है मेडिकेशन, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है. रे सिंड्रोम में होता क्या है, इसे हम ऑल्सो कॉल द रे जॉनसन सिंड्रोम भी बोलते हैं. ठीक है, रे सिंड्रोम को हम रे जॉनसन सिंड्रोम भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, ये क्या कॉज करता है, कन्फ्यूज़न होगा हमें देखने को मिलेगा. इसमें ब्रेन में जो है हमारा ब्रेन, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी और लिवर डैमेज भी कॉज कर सकता है. ठीक है, जो कि होता किसकी वजह से, एस्पिरिन की वजह से. ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है रे सिंड्रोम के बारे में. ओके, सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. A client has contrast medium injected into the brachial artery so that a cerebral angiogram can be performed. What nursing assessment is most essential immediately after the procedure? देखो क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट को क्या दे रहे हैं हम, कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्टेड दे रहे हैं, किसके थ्रू, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू. ओके, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू दे रहे हैं सो दैट द सेरिब्रल एंजियोग्राम कैन बी परफॉर्म. हो सकता है हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेरिब्रल एंजियोग्राम. तो कौन सा नर्सिंग असेसमेंट इमीडिएटली नर्स को क्या करना है, असिस्ट करना है, कौन सा इसमें से असिस्ट करना है प्रोसीजर के बाद. ओके, कौन सा नर्सिंग असेसमेंट करेगी नर्स इस प्रोसीजर के बाद. इसमें क्या होता है, देखो एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है, इंजेक्शन के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं और वो हमारा जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक्सरे परफॉर्म करते हैं. एक्सरे परफॉर्म करते हैं. एक्सरे से हम क्या चेक करते हैं, जो हमारी ब्लड वेजल्स में गया है वहाँ कहीं एन्यूरिज्म तो नहीं है. ठीक है, हम एन्यूरिज्म को क्या करते हैं, वहाँ से असेस कर लेते हैं. तो इसमें जो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू किया है, ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है, हमारी सबसे लार्ज होती है मोस्टली, तो उसके थ्रू इसलिए हमने इंजेक्टेड किया है. अब हमें क्या असेसमेंट करना पड़ेगा इस प्रोसीजर के बाद. तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ गेट. तो पेशेंट को अगर हम कोई प्रोसीजर दे रहे हैं तो उसके बाद हम उसे क्या देते हैं, रेस्ट देते हैं, नॉट गेट. तो हमारा ये रॉन्ग हो जाता है. प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, क्या ऑप्शन है हमारा, जो हमारा गैग रिफ्लेक्स है वो इस प्रोसीजर में अफेक्ट नहीं होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. थर्ड है ब्लड प्रेशर इन बोथ आर्म्स, मतलब दोनों आर्म्स में से हमें क्या लेना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, बीपी लेना है. तो हमने एक में से तो ब्रेकियल आर्टरी यूज़ की है, तो अफेक्टेड आर्म में से हम बीपी कभी भी चेक नहीं करेंगे. तो हमारा ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर एक ही बचता है, सिमेट्री ऑफ द रेडियल पल्स. क्योंकि जो ब्रेकियल आर्टरी है मे भी हो सकता है उसमें ट्रॉमा हुआ हो, और जो ब्लड सप्लाई है वो उसके नीचे जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें इंटरप्ट हो गई हो.
तो उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं? इजीली हम रेडियल पल्स चेक करके असेस कर सकते हैं कि कहीं हमें जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट तो नहीं हुई। ओके, सो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, what should the nurse do to help alleviate the distress of a client with heart failure and pulmonary edema? क्वेश्चन में पूछा है एक पेशेंट है, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा का, उसे क्या हो रहा है? डिस्ट्रेस हो रहा है। तो नर्स को क्या करना चाहिए उस डिस्ट्रेस से एलिवेट करने के लिए? ओके, पेशेंट को क्या है? हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा है, उसके डिस्ट्रेस को एलिवेट करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है इंकरेज फ्रिक्वेंट कफिंग, मतलब उसे बार बार कफ करने के लिए, खांसने के लिए कहेंगे हम। तो ये क्या होता है? हमारा कैरेक्टर फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पल्मोनरी एडिमा का। तो ये हम ऑब्वियसली उसे हो ही रहा है तो हम उसे क्यों करने को कहेंगे? 2 है एलिवेट द क्लाइंट लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब जो उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसको क्या कहेंगे? एलिवेट करने को कहेंगे। तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या हो रहा है? पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। अगर हम उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट कर देंगे तो और ज़्यादा वीनस फ्लो का रिटर्न होगा, और ज़्यादा पेशेंट को एडिमा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, थर्ड है प्रिपेयर फॉर मॉडिफाइड पोस्चुरल ड्रेनेज, तो हम पोस्चुरल ड्रेनेज से डिस्ट्रेस को हम एलिवेट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, प्लेस द क्लाइंट इन द ऑर्थोपेनिक पोजीशन। पेशेंट को हम क्या देंगे? ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे, ताकि उसका जो ऑर्थोपेनिक पोजीशन होता है ये क्या करता है? अलाउ द मैक्सिमम लंग्स एक्सपेंशन। उसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज पेशेंट को क्या होगा फिर? जो प्रेशर पड़ रहा है डायफ्राम और लंग्स पे वो क्या होगा? वो कम होगा, जिसकी वजह से पेशेंट का क्या होगा? डिस्ट्रेस एलिवेट होगा। ओके, और इजीली वो क्या कर पाएगा? रिस्पायरेट कर पाएगा। हमने यहाँ ऑर्थोपेनिक पोजीशन आपकी ये हो रही है, देखो पेशेंट इस पोजीशन में बैठा हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इजीली इसका लंग्स एक्सपांड हो रहा है और पेशेंट क्या कर सकता है? जो एब्डोमिनल प्रेशर हो रहा है, लंग्स प्रेशर हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, और पेशेंट इजीली रिस्पायरेट कर पाएगा। ओके, सो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 4 होगा। अगर इमेज के साथ कभी पूछा जाता है तो दिस इज ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 2 hours after a cardiac catheterization that was accessed via the right femoral root, an older adult complained of numbness and pain in the right foot. What action should the nurse take first? देखो क्वेश्चन में पूछा है एक पेशेंट का क्या हुआ है? कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, उसके 2 घंटे बाद पेशेंट क्या बोल रहा है कि मुझे जो कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है वो किस रूट के द्वारा हुआ है? राइट फिमोरल रूट के थ्रू हुआ है। तो पेशेंट क्या कंप्लेंट कर रहा है 2 घंटे बाद? मुझे नमनेस हो रहा है, पेन फील हो रहा है राइट फुट में। तो कौन सा नर्स एक्शन लेगी सबसे पहले? ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, क्वेश्चन को एक बार और समझना है हमें। क्वेश्चन में पूछा है पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, राइट फिमोरल रूट से हुआ है, 2 घंटे बाद पेशेंट बोल रहा है मुझे नमनेस हो रही है, पेन हो रहा है राइट फुट में। सबसे पहले नर्स को क्या करना चाहिए? कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चेक द क्लाइंट पेडल पल्स, टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, या रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देखनी है। क्या करना चाहिए नर्स को? रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, हम जो बीपी है वो नहीं लेंगे, इज क्या होगा? ये अननेसेसरी होगा। ओके, उस कंडीशन में हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे। और कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पहले हम क्या करेंगे? सर्कुलेशन सिस्टम को देखेंगे, देन हम क्या करेंगे? कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो भी जब नेसेसरी होगा, ठीक है, नीड होगी देन। तो हमारा राइट आंसर एक ही बचता है, चेक द क्लाइंट पेडल पल्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिमोरल रूट के द्वारा हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, मे भी हो सकता है उसमें क्या हुआ हो, जो हीमेटोमा है वो बन गया हो, ठीक है, मे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फिमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन का, क्या हो गया हो वहाँ पे? थ्रोम्बस बन गया हो, मे बी क्या बन गया हो? सॉरी, मे बी क्या बन गया हो? थ्रोम्बस बन गया हो। ओके, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लड सप्लाई इंटरप्ट देखने को मिलेगी एक्सट्रीमिटीज़ में, बेलो द साइड, जो हमारी साइड से कैथेटराइजेशन हुआ है
कैथेटराइजेशन हुआ है, उसके जो हमें बेलो होगी वहाँ एक्सट्रीमिटीज़ वहाँ में हो सकता है वहाँ जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट है। इसके लिए हमें क्या देखने को चेक करने को कंडीशन होगी, पेडल पल्स, ओके, जिससे हम ब्लड सप्लाई को असेस कर सकते हैं कि कहीं इंटरप्ट तो नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, a client is returned to the surgical unit immediately after placement of coronary artery stent that was the accomplished via access through the femoral artery. The response should the nurse consider the priority when assess the client. देखो क्वेश्चन में पूछा है, एक क्लाइंट है, रिटर्न हुआ है सर्जिकल यूनिट में इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कॉर्नरी आर्टरी स्टेंट। पेशेंट को क्या लगा था, कॉर्नरी आर्टरी स्टेंट लगा था। उसके बाद पेशेंट क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है इमीडिएटली। तो वॉट एकम्प्लिश वी एक्सेस थ्रू द फिमोरल आर्टरी, जो कि क्या हुआ है, जो कॉर्नरी आर्टरी स्टेंट है वो किसके थ्रू लगा है, फिमोरल आर्टरी के थ्रू लगा है। तो कौन सा रिस्पॉन्स नर्स को कंसिडर करना चाहिए कि प्रायोरिटी असेसमेंट है। इसमें से प्रायोरिटी किसको देगी नर्स, पेशेंट को क्या हुआ है, कॉर्नरी आर्टरी स्टेंट लगा है फिमोरल आर्टरी के थ्रू, पेशेंट इमीडिएटली उसके बाद सर्जिकल यूनिट में रिटर्न हुआ है, वापस आया है, तो प्रायोरिटी इनमें से किस कंडीशन को देगी नर्स, एक्यूट पेन को देगी। तो इस जो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के बाद हमें पेन देखने को नहीं मिलता, पेन नहीं होता है पेशेंट में, ओके। तो और इम्पेयर्ड मोबिलिटी, तो हमें क्या करना है, मोबिलिटी इम्पेयर नहीं होती, पेशेंट को ऑब्वियसली इमोबिलाइज करना है हमें। इम्पेयर सॉल्विंग को कोई इफेक्ट नहीं करता है ये प्रोसीजर। हेमाटोमा फॉर्मेशन इज ए राइट आंसर, क्योंकि हमें मे भी हो सकता है ट्रॉमा हुआ है, उसमें जो फिमोरल आर्टरी है उसमें ट्रॉमा हुआ है। जब हम जो कॉर्नरी आर्टरी स्टेंट डाल रहे हैं, कॉर्नरी आर्टरी स्टेंट क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक स्मॉल मेटल मैश होता है, इसका होता है मेटल मैश होता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं आर्टरी में, और जो आर्टरी है हमारी उसको क्या कर देता है, वो ये हमारा मेटल गया और इसको हम मेटल को स्टेंड कर देते हैं, ताकि जो आर्टरी है वो हमारी क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, ओके, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इजीली हो जाए। सिंपल सा है, हम आर्टरी में स्टेंट इंसर्ट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, वहाँ पे मैश कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है, आर्टरी एक्सपांड हो जाती है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इजीली होने लग जाता है। अगर आर्टरी हमारी जो है वो नैरो हो गई है, उस कंडीशन में हम करते हैं उसे एक्सपांड करने के लिए, ओके। तो उस कंडीशन में हो सकता है प्रोसीजर के जो प्रोसीजर हो रहा है उसके थ्रू वहाँ पे ट्रॉमा हो गया हो, ट्रॉमा की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हेमाटोमा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसलिए नर्स को क्या प्रायोरिटी करनी चाहिए, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, हेमाटोमा को, ओके। सो राइट आंसर इज 4। Thanks for watching friends. Subscribe High Target Point for watch more videos. Press bell icon for notification. Like and share in your friends. Okay. Thank you.